नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, ये वीडियो देखने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि उच्च शिक्षा के इतने बड़े पद असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जो कि बिहार में भी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इतने बड़े पद जो कि आईएएस के इक्विवेलेंट जॉब माना जाता है, ग्रेड ए की नौकरी है और इस नौकरी में इतनी बड़ी अनियमितता, पूरी नौकरी ही, पूरी नियुक्ति ही आपको ऐसा प्रतीत होगा कि झोल है। इस नियुक्ति में ही पूरा गड़बड़ ही गड़बड़ है। यह मैं अपनी मनगढ़ंत बातों के आधार पे नहीं कर रहा हूँ, मनगढ़ंत तर्कों के आधार पे आपके समक्ष ये बातें आज करने वाला हूँ। माननीय न्यायालय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर आया हुआ है और वो ऑर्डर बहुत पुराना नहीं है, मात्र 2 दिन पहले 29/8/2024 है, यानी आप देख पा रहे हैं 29 अगस्त का ऑर्डर आया हुआ है। और ये 29 अगस्त का ऑर्डर पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान खड़ा करता है। आप सोचने को मजबूर हो जाएँगे कि नियुक्ति प्रक्रिया आखिर चल कैसे रही है? इसमें क्या जितने भी चयनित हो रहे हैं वास्तव में क्या वो योग्य अभ्यर्थी हैं? क्या वास्तव में जिनका चयन हो रहा है वो डिज़र्विंग ही कैंडिडेट हैं या फिर अनडिज़र्विंग कैंडिडेट का भी चयन हो रहा है? मुझे तो लगता है कि अगर इंक्वायरी बिठा दी जाए तो शायद न जाने कितने अभ्यर्थियों की यहाँ से नौकरी जा सकती है। या फिर आयोग के एक बड़े-बड़े आला अधिकारी भी जेल तक जा सकते हैं, अगर इंक्वायरी बिठा दी जाए तो। खैर चलिए हम सीधे मुद्दे की ओर चलते हैं, आखिर क्या मामला है? आगे बढ़ें इससे पहले आपको तो मालूम होगा हाल के दिनों में ही 2 अभ्यर्थी जिनका कि रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ था, जो उनकी रिज़ल्ट सूची में नाम था लेकिन उनका नाम आयोग की त्रुटि की वजह से बाद में उनको हटाना पड़ा, उनके रिज़ल्ट को डिसमिस करना पड़ा, कैंसल करना पड़ा। वो कोई और नहीं थे, एक तो आप साहित्य विषय में जानते हैं, हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल ने आवाज़ उठाई थी डॉक्टर शारदा वन्ना के लिए, सॉरी फिलॉसफी विषय में और इसी तरह साहित्य विषय की बात करें रामानंद जी के लिए। इन दोनों विषय का आयोग ने थक हार करके रिजल्ट में नाम दिया और इसके बाद जो निचले पायदान के अभ्यर्थी थे, जो मेरिट लिस्ट में नीचे के थे, उनको रिजल्ट लिस्ट से बाहर कर दिया। सोचिए उनके लिए कितना दुखद होगा, जिनको रिजल्ट में नाम आने के बाद रिजल्ट लिस्ट से अगर बाहर कर दिया जाता है, तो उनके लिए तो एक प्रकार से सुसाइडल एक तरह से हम कहेंगे ये थॉट आने वाली एक घटनाक्रम है। इतने बड़े पद की नौकरी मिलना, इसके बाद फिर अचानक से हट जाना। खैर, एक और घटना हुई है जो कि माननीय न्यायालय ने किया है। अभी तक तो आपने देखा कि 2 अभ्यर्थियों का रिजल्ट में नाम आया और इसके बाद उसको रिजल्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। लेकिन अब माननीय न्यायालय ने पूरे 2 साल बाद रिजल्ट प्रकाशन के 2 साल से भी अधिक हो जाने के बाद माननीय न्यायालय ने कैंडिडेट को रिजल्ट लिस्ट से बाहर कर दिया। और बाहर ही नहीं किया, वरन पूरे विषय में ही रिजल्ट को संशोधन करने के लिए कहा है और रिवाइज़ लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है। ये अलग बात है कि ये बहुत ही छोटा विषय है। बहुत ही छोटा विषय है इसलिए इससे मात्र एक अभ्यर्थी को इससे का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो इश्यू है, वो इश्यू तो प्रत्येक विषय में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। प्रत्येक विषय के लिए यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक इश्यू बन सकता है। क्या है? आप इस मुद्दे पर आखिर तक बने रहिए। अगर आप बीहार असिस्टेंट प्रोफेसर में रियली इंटरेस्टेड हैं तो इस जो आज का वीडियो है इसमें आखिर तक बने रहिए। इसके बाद आप मेरे कोई वीडियो देखिए या ना देखिए लेकिन कम से कम ये वीडियो तो देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है। आप जान पाएँगे इस नियुक्ति प्रक्रिया में कितना बड़ा झोल हो। देखिए इसका केस नंबर क्या है 10339 ऑफ 2022 ये 2022 का इश्यू है। इसमें मुख्य रूप से जो पार्टी बने हैं, जिन्होंने केस किया है, पिटिशनर हैं, इसमें पिटिशनर का नाम है डॉक्टर शशि गुप्ता, जो कि फीमेल हैं, इन्होंने ही केस किया था। इन्होंने जो केस किया था, उसमें 7 लोगों को रिस्पोंडेंट बनाया था, 7 लोगों को जवाब देना था, जिसमें 2 तो आयोग ही आप देख रहे हैं, आयोग की सेक्रेटरी है, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन है और तीसरा कौन है, तो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं पटना यूनिवर्सिटी के, चौथा वाइस चांसलर हैं पटना यूनिवर्सिटी के, 5वां जो है राकेश रंजन, ये खुद कैंडिडेट है। 5वां इन्होंने किसको रिस्पोंडेंट बनाया? शशि गुप्ता जी ने राकेश रंजन को बनाया और 6वां इसी तरह देख रहे हैं स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट और 7वां ये डायरेक्टरेट को बनाया गया है जो कि मास एजुकेशन कम सेक्रेटरी बिहार स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी बिहार पटना। आप कहेंगे इतने लोगों को पार्टी क्यों बनाया गया? आखिर क्या वजह है? आप इस वीडियो पे आखिर तक बने रहिए। अच्छा एक और रोचक चीज़ है, देखिए इसमें अभ्यर्थी की ओर से और जो रिस्पोंडेंट हैं उनकी ओर से दोनों ओर से सीनियर एडवोकेट को इसमें एंगेज किया गया है। देख रहे हैं मिस्टर सत्यवीर भारती ये जो कि सीनियर एडवोकेट हैं ये किसकी तरफ से हैं? पिटिशनर की तरफ से और रिस्पोंडेंट की तरफ से देख रहे हैं मिस्टर वाई.वी. गिरी सीनियर एडवोकेट। वाई.वी. गिरी पटना माननीय पटना न्यायालय उच्च न्यायालय के सीनियर मोस्ट एडवोकेट में से एक हैं वाई.वी. गिरी।
और ये किसकी तरफ से थे? रिस्पोंडेंट की तरफ से, यानी जिनके खिलाफ केस किया गया था। ये किसके कोर्ट में था? तो मिस्टर जस्टिस नानी ताजिया के कोर्ट में था। ये मामला कब का, ऑर्डर कब आता? 29 अगस्त 2024। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं क्या है इशू। तो रिजल्ट डेट 23/6/2022, रूरल स्टडी। ये मामला किस विषय का है? रूरल स्टडी का है, जिसका कि रिजल्ट प्रकाशन होता है 23/6/2022 को। आप देख पा रहे हैं इसमें आगे आप बढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि राकेश रंजन रिस्पोंडेंट नंबर 5 हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द सिंगल पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन रूरल स्टडीज सब्जेक्ट सबमिटेड इन करेक्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देयर बाय एनहांसिंग हिज मार्क्स फॉर टीचिंग एक्सपीरियंस विच इज एब्सोल्युटली इलीगल एंड आर्बिट्रेटरी। मतलब कहा जा रहा है कि राकेश रंजन जो कि एकमात्र अभ्यर्थी थे कि जो कि रूरल स्टडी के लिए चयनित हुए हैं, चूंकि मात्र एक ही सीट थी शायद, और उसके लिए राकेश रंजन जी का चयन हुआ है। लेकिन इसमें कहा क्या जा रहा है कि इनका चयन जो हुआ है रूरल स्टडीज सब्जेक्ट में इनकरेक्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पे हुआ है, इसलिए इनको टीचिंग एक्सपीरियंस को इलीगल और आर्बिट्रेटरी ठहराया जाए, मतलब इलीगल ठहराया जाए, अवैध रूप से इसको स्वीकृत किया जाए, अवैध माना जाए। ये जो रिस्पोंडेंट है, जो सॉरी जो पिटिशनर है, उनकी तरफ से ये कहा गया है। पिटिशनर अर्थात डॉक्टर शशि गुप्ता की तरफ से। देखिए बड़ा ही रोचक मुद्दा है ये। इसमें आप देखेंगे पूरे 32 पेज का मामला है, इसलिए थोड़ा इसमें देर लग सकता है आपको समझाने में। लेकिन इसमें रोचक इसलिए है क्योंकि जो केस कर रहा है उस पर भी इंक्वायरी बिठा दी जाती है। उसकी भी जाँच होती है तो उसका भी सर्टिफ़िकेट फर्जी पाया जाता है। जिस पर केस किया जा रहा है उसका भी सर्टिफ़िकेट फर्जी पाया जाता है। मतलब इसमें इतना ड्रामा है, मेलोडी है, और मतलब हर चीज़ आपको मिलेगा, इमोशन मिलेगा। तो ये केस अजीब ही रोचक है। देखिए आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय पटना यूनिवर्सिटी। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशूड किया गया था? पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा। पटना आफ्टर अवार्डेड ऑफ पीएचडी द मंथ ऑफ जनवरी 2019। मतलब कैंडिडेट की जो पीएचडी अवार्ड हो जाती है उसके बाद 2019 में ये जो है आपको जो 2019 में जब पीएचडी अवार्ड हो जाती है तब इनके एक्सपीरियंस को रिलीज किया जाता है पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा। आगे देखिए देखिए इसमें जो हॉट हॉट पॉइंट है वो आपके समझने के लिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। इस ऑर्डर में जब आगे बढ़ते हैं तो इस ऑर्डर में ये बताया गया है कि अभ्यर्थी का जो एक्सपीरियंस है या फिर जो मार्क्स वगैरह है वो किस आधार पे कैलकुलेशन किया गया है। देखिए वही चीज़ें एज इट इज उठा के रख दी गई हैं जो चीज़ें आयोग के विज्ञापन में कही गई हैं, ठीक है। आयोग के विज्ञापन में जो जो चीज़ें बताया गया था कि कैसे कैसे आपका नंबर कैलकुलेशन होगा, ग्रेजुएशन में कैसे होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसे होगा, नेट जेआरएफ में कैसे होगा। जो इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस को लेकर के है, ये देखिए क्लॉज नंबर 6 है, जिसमें क्या कहा गया कि टीचिंग पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस, इसके लिए 2 मार्क्स फॉर वन ईच ईयर, मतलब प्रत्येक वर्ष के लिए 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा विज्ञापन की चीज़ों को उठा के रख दिया गया। जब आगे इसमें बढ़ते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि 3 कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर रूरल स्टडी। पिटिशनर मतलब एक तो खुद इसमें 3 लोग अप्लाई किए थे, एक तो स्वयं पिटिशनर है और एक रिस्पोंडेंट है, और रिस्पोंडेंट मतलब जिसके लिए राकेश रंजन, जिनके खिलाफ केस किया गया है। ठीक है, राकेश रंजन। आप 2-3 नाम याद कर लें क्योंकि ये 32 पेज का है, आपको बार-बार नाम याद करने की ज़रूरत होगी। रिस्पोंडेंट नंबर 5 जब-जब कहा जाएगा, समझिएगा कि जिसके खिलाफ केस किया गया है, अर्थात राकेश रंजन, और केस करने वाले कौन है? डॉक्टर शशि गुप्ता। ओके? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 5 के संबंध में क्या कहा जा रहा है कि इस नौकरी के लिए, इस जॉब के लिए 3 लोगों द्वारा अप्लाई किया गया था। ठीक है? इसमें कौन-कौन है? रूरल स्टडीज संबंधित एक तो पिटिशनर हो गया और एक रिस्पोंडेंट नंबर 5 जो कि आपने देखा, और एक वन कौन है अलग? रिपुंजय कुमार। यानी 3 लोग इसके लिए चयनित किए गए थे इंटरव्यू के लिए। चूँकि आपको मालूम है कि एक सीट पर 3 ही लोगों को इंटरव्यू कॉल आ रहा है। तो ऐसा लाज़मी है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल अप किया होगा, लेकिन 3 लोग ही शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एपीआई स्कोर। चलिए जब आगे इसमें बढ़ते हैं तो इसमें तीनों अभ्यर्थी का स्कोर दिया हुआ है। ठीक है, तीनों अभ्यर्थी का स्कोर क्या-क्या आता है कि राकेश रंजन का देखिए स्कोर, और डॉक्टर शशि गुप्ता और डॉक्टर रिपुंजय कुमार। इसमें जो चयनित अभ्यर्थी कौन है? चयनित अभ्यर्थी हैं डॉक्टर राकेश रंजन। ठीक है? चयनित अभ्यर्थी हैं डॉक्टर राकेश रंजन। चयन किनका नहीं हुआ? डॉक्टर शशि गुप्ता का चयन नहीं हुआ, रिपुंजय कुमार का चयन नहीं हुआ। पीएचडी में देखिए तीनों लोग को 30-30 नंबर दिया गया है। पीजी में तीनों लोग को 23-23 नंबर दिया गया, यानी तीनों लोग फर्स्ट डिवीजन है। पी यूजी की क्या स्थिति है? तो यूजी में जो डॉक्टर राकेश रंजन है वो सेकंड डिवीजन है, जिस वजह से इनको देखिए 10 नंबर मिला है।
और यही शशि गुप्ता की अगर बात करते हैं, डॉक्टर शशि गुप्ता जिन्होंने केस किया, देखिए उन्होंने वो ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट डिवीजन अर्थात उनको 13 नंबर मिला। और रिकुंजय कुमार कहीं ना कहीं थर्ड डिवीजन या फिर 55% से भी नीचे हैं, जिसकी वजह से इनको 5 नंबर मिला है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेट की क्या स्थिति, तो नेट मात्र शशि गुप्ता ही क्वालिफाई किए हुए हैं, बाकी दोनों कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं। रिसर्च पब्लिकेशन तीनों को 10 नंबर दिया गया है। रोचक बात है कि टीचिंग एक्सपीरियंस तीनों को 10-10 नंबर दिया गया है, ठीक है, यानी तीनों कैंडिडेट को टीचिंग एक्सपीरियंस का 10-10 नंबर दिया गया है। टोटल स्कोर देखते हैं तो 83 बनता है। और किसका, जिस कैंडिडेट का चयन हुआ है, इसका एपीआई स्कोर कितना होता है, 83। जिसका चयन नहीं हुआ डॉक्टर शशि गुप्ता, उसका एपीआई स्कोर कितना होता है, 91। मतलब डॉक्टर शशि गुप्ता का एपीआई स्कोर 91 होता है, शॉकिंग। और रिकुंजय कुमार का एपीआई स्कोर 78। 91 होने के बाद भी शशि गुप्ता का चयन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनको इंटरव्यू में कितना नंबर दिया जाता है, केवल 5 नंबर। आप ध्यान रखें, शशि गुप्ता ही इकलौते हैं जो इन तीनों में नेट हैं, लेकिन इनको इंटरव्यू में मात्र 5 नंबर दिया गया है। और राकेश रंजन को 14 नंबर दिया गया है, जिनका कि चयन होता है। राकेश रंजन का कुल स्कोर हो जाता है 97, और इनको चूंकि 5 नंबर मात्र दिया गया, इसलिए इनका स्कोर होता है 96, और इनका स्कोर होता है 88। इनको इंटरव्यू में 10 नंबर दिया गया है, ठीक है, यानी देख रहे हैं तीनों में जो नेट है उसको मात्र 5 नंबर दिया गया है। चलिए, तो इस आधार पे आप देखते हैं कि चयन किसका हो जाता है, राकेश रंजन का हो जाता है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए जो पिटिशनर हैं, जो इन्होंने केस किया डॉक्टर शशि गुप्ता, उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि द पिटिशनर चैलेंज द सिलेक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 5 ऑन द ग्राउंड दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 5 डिड नॉट हैव द 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड देयरफॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 5 कुड नॉट हैव बीन अवार्डेड 10 मार्क्स। मतलब एक पिटिशनर कह रहे हैं, जिन्होंने केस किया है, कि ये कह रहे हैं कि रिस्पोंडेंट नंबर जो 5 है, उसके टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो 10 नंबर काउंट नहीं किए जाने चाहिए। क्यों नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से या फिर गलत तरीके से इनको एक्सपीरियंस नंबर मिला हुआ है। ओके, ये कह रहे हैं, और जब वो काउंट नहीं होगा तो इनका 97 बनेगा नहीं। ये दलील किसकी ओर से, पिटिशनर की तरफ से। आगे क्या करें, अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर, मतलब पिटिशनर के अनुसार द रिस्पोंडेंट नंबर 5 वाज अवार्डेड 10 मार्क्स अंडर हेडिंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 5 डेटेड 24/7/2020 issued by the professor in charge Department of Rural Study Patna University, wherein it was certified that the respondent number 5 has been teaching in the PG Department of Rural Studies as guest faculty from 10/1/2011। मतलब ये कह रहे हैं पिटिशनर जिन्होंने केस किया, इनके अनुसार जिसका चयन हुआ है उसकी टीचिंग एक्सपीरियंस कब से दिया गया है, 10/1/2011 से दिया गया है, टिल द डेट ऑफ इशुएंस, मतलब जब तक इशू किया गया तब से 10/1/2011 से लेकर के जब तक इशू किया गया तब तक का सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है, दिया गया है। The petitioner contends that the respondent number 5 passed his PhD pre-PhD registration test 18/1/2015। मतलब रिस्पोंडेंट जो केस कर रहे हैं उनका कहना है कि जिसको एक्सपीरियंस में आपने नंबर दिया है वो तो प्री पीएचडी रजिस्ट्रेशन ही उसका 2015 में होता है, सब्जेक्ट ऑफ रूरल स्टडी, एंड देयर आफ्टर कंप्लीटेड हिज पीएचडी डिग्री इन जनवरी 2019। 2015 में रजिस्ट्रेशन में पास होता है, 2019 में पीएचडी कंप्लीट करता है। तो अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर एज पर द क्लॉज 5.4 द एडवर्टीजमेंट द टाइम टेकन बाय द कैंडिडेट टू एक्वायर पीएचडी डिग्री is not to be considered as teaching and research experience to be claimed for the appointment of teaching position. The petitioner accordingly contends that since the respondent number 5 was pursuing his PhD from the year 15 to 19, मतलब 15 से 2019 तो कैंडिडेट ने पीएचडी में बिताया, और विज्ञापन का एडवर्टीजमेंट क्लॉज नंबर 5.4 ये कहता है कि पीएचडी के दरमियान के एक्सपीरियंस नहीं काउंट होंगे। तो वही कैंडिडेट आगे कर रहा है कि नाइदर द पीरियड फ्रॉम 15 to 19 कैन बी कंसिडर्ड एज द एक्सपीरियंस गेन बाय द पिटिशनर अंडर द टीचिंग experience from claiming the appointment to the teaching position, nor the respondent number 5 could have been appointed as part-time teacher for the teaching in the university prior to his obtained PhD in the 2019। मतलब पीएचडी के दो पहले ये जो भी एक्सपीरियंस इनको मिला है, ये कैसे मिला है, ये तो पीएचडी के पहले इनको मिलना ही नहीं चाहिए और पीएचडी के दरमियान का भी नहीं मिलना चाहिए। तो फिर कैंडिडेट को किस आधार पर इनको एक्सपीरियंस का नंबर दिया गया जिसकी वजह से इसका चयन हुआ है।
देखिए बहुत रोचक मुद्दा है। एक्सपीरियंस इसलिए हॉट पॉइंट है, हॉट स्पॉट है, क्योंकि पूरी नियुक्ति में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 10 नंबर एक्सपीरियंस के दिए जाते हैं। आप नेट कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस तो आपको तभी मिलेगा जब आप कहीं पढ़ाएँगे। तो एक्सपीरियंस अच्छा पढ़ाने का मौका तो सबको मिलता नहीं है। इसलिए ये इश्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये टोटल किसके द्वारा दलील देखें, ये टोटल दलील देखें जिसने केस किया है उसके द्वारा। अब देखिए जवाब क्या दिया जाता है रिस्पोंडेंट के द्वारा। इसमें एक चीज़ और आपने देखा कि कुल कितने लोगों को रिस्पोंडेंट बनाया गया था? 7 लोगों को बनाया गया था। ओके? तो उसमें से एक रिस्पोंडेंट जो हैं 1 एंड 2 ये कमीशन क्या कहते हैं कि फाइल काउंटर एफिडेविट परसुएंट ऑर्डर दिस कोड डेटेड 7/5/2024 इन व्हिच काउंटर एफिडेविट it has been stated that the application form along with the requisite document and certificate submitted by the petitioner and the respondent number 5 was scrutinized, which was found to be in order, and accordingly on the basis of the documents and certificates submitted by the petitioner as well as respondent number 5, the marks were awarded to the both cert candidate as well as individual performance of the each candidate during the interview by the experts. देखिए आयोग की क्या दलील है? रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 कौन थे? 1 और 2 कोई और नहीं थे, 1 और 2 आयोग थे। चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 ने क्या कहा? ये देखिए 1 और 2 कौन थे? बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। और देखिए द सेक्रेटरी द स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, मतलब एक सचिव है और एक बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, दो को रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो 1 और 2 रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 इसके संबंध में क्या कहते हैं? जो पिटिशनर ने दावा किया है कि इसको तो एक्सपीरियंस का मिलना ही नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने अभ्यर्थी के एक्सपीरियंस को अकॉर्डिंग टू द जो फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग पाया, इसलिए हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं देखें कि नहीं सब कुछ ठीक है, इसलिए इनको एक्सपीरियंस का नंबर दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि एक्सपीरियंस का नंबर तो आपने बहुत सारे लोगों के पीएचडी के आधार पे काटा है, तो फिर आप ये कैसे कह दिए कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमारा ठीक था? आप तो पीएचडी के आधार पे नंबर काट रहे हैं जो ड्यूरिंग द पीएचडी एक्सपीरियंस जिसको मिला है, तब फिर आपने कैसे दिया? आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि द सप्लीमेंट्री काउंटर अफिडेविट बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 3 and 4 यूनिवर्सिटी हैज been filed the compliance of the order dated 8/8/2023 passed by the court. The supplementary counter affidavit filed a copy inquiry report by the vice chancellor 21/8/2023 has been annexed. मतलब एक सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट भी दिया जाता है किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा, कि बताइए भाई आपके द्वारा ये एक्सपीरियंस वास्तव में इशू किया गया है कि नहीं? वो भी कहते हैं कि हाँ मेरे द्वारा इशू किया गया है। अब यहाँ पे देखिए मजेदार रोचक, अब यहाँ पे ये किसकी तरफ से दलील है? ये प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ मास एजुकेशन कम सेक्रेटरी। एक चीज समझिए, जिस अभ्यर्थी का चयन हुआ था वो अभ्यर्थी पहले से कहीं जॉब कर रहा था, वो अभ्यर्थी पहले से कहीं जॉब कर रहा था। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर पहले से अभ्यर्थी जॉब कर रहा था तो वैसी स्थिति में क्या एक संग दो जगह जॉब करने के बाद भी क्या उसको एक्सपीरियंस का लाभ मिलना चाहिए? तो जहाँ वो जॉब कर रहा था उससे उस संस्था से इस चीज़ के बारे में पूछा जाता है कि क्या आपके ये ऐसा रूल है? देखिए इसमें क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टर ऑफ मास एजुकेशन कम सेक्रेटरी बिहार स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी पटना वाज एडेड एज ए रिस्पोंडेंट नंबर 6 and 7। क्या कह रहा है कि एन ऑर्डर ऑफ दिस कोड डेटेड 15/9/2023 बाय द ऑर्डर डेटेड 15/9/2023 दिस कोर्ट had directed the direction mass education cum secretary बिहार स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। ये देखिए कोर्ट ने डायरेक्शन किसको दिया, ये किससे पूछा है? 15/9/2023 को एक आदेश दिया था जिसमें कि ये किससे पूछा के जा रहा है? आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सह सचिव हैं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकार पटना द्वारा, जो कि प्रतिवादी संख्या 6 और 7 पर जिनको इनको भी पार्टी बनाया गया था। किसके द्वारा? कैंडिडेट द्वारा। क्यों पार्टी बनाया गया था? क्योंकि यहाँ पर ये जॉब कर रहा है कैंडिडेट जिसका चयन हुआ है। तो उससे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए, निदेशालय से पूछा गया है कि शिक्षा सह सचिव बिहार राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकार पटना के निर्देश दिया था कि वह न्यायालय को अवगत कराने के लिए एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करे कि क्या याचिकाकर्ता जिसे अक्षर अंचल योजना में अनुबंध के आधार पर जन शिक्षा निदेशालय जन शिक्षा निदेशालय जन शिक्षा निदेशालय में सलाहकार के रूप में काम करने के लिए कहा गया था, याचिकाकर्ता के लिए पटना विश्वविद्यालय में भी कक्षा लेना तात्कालिक समय में संभव था? मतलब कि एक जगह वो जहाँ काम कर रहा है इसके बाद भी पटना विश्वविद्यालय में क्या कक्षा लेना उसका संभव था?
आगे देखिए क्या कर रहा है कि रिस्पोंडेंट नंबर 7 हैज़ फाइल्ड काउंटर एफिडेविट। ये काउंटर एफिडेविट फिल फाइल करते हैं, ठीक है? और इसमें ये बताते हैं कि देखिए ऐसा कोई स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश नहीं है कि वो हमारे यहाँ काम करने के साथ-साथ दूसरे जगह पे वो काम नहीं कर सकते हैं। चूँकि यह मात्र अनुबंधन के आधार पे नौकरी है, तो इस तरह का कोई स्पष्ट हमारे यहाँ दिशा निर्देश नहीं है। किस तरह से ये चीज़ वो नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, pursuant thereto, respondent number 7 has filed a supplementary counter affidavit where while explain the nature of work the petitioner was required to undertake as consultant and contract basis, the director of mass education has started paragraph 6 that there is no bar for petitioner for working elsewhere while working the कंसल्टेंट। मतलब ये वही चीज़ें कह रहा है जो मैंने आपको समझाया कि ऐसा कोई बार लाइन नहीं है कि ये मेरे यहाँ पे काम करते समय दूसरे जगह पे काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि कैंडिडेट एक जगह जहाँ काम कर रहा था वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब था। तो ऐसा नहीं है कि वो करते हुए पटना यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचर के रूप में वो काम नहीं कर सकता है। तो एक चीज़ तो क्लीन चिट मिल गया नंबर 5 रिस्पोंडेंट को। लेकिन आगे देखिए क्या होता है कि द रिस्पोंडेंट नंबर 5 हैज फाइल्ड अ काउंटर एफिडेविट रिप्लाई टू द थर्ड सप्लीमेंट्री बाय द पिटिशनर आईए नंबर 2 2023 द रिप्लाई सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट। ये देखिए अब जो है रिस्पोंडेंट अभी तक आपने जितनी भी दलीलें सुनी किसकी सुनी? आयोग की सुनी। आयोग ने क्या बोला कि नहीं हमने तो जो अभ्यर्थी का एक्सपीरियंस वगैरह काउंट किया है वो प्रॉपर चैनलाइज तरीके से था इसलिए हमने उसको माना। दूसरा आपने किसकी दलील सुनी? जो एक संस्था में जहाँ पे अभ्यर्थी काम कर रहा था उसने बोला कि नहीं ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि मेरे यहाँ काम करते हुए एक गेस्ट टीचर के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। आपने दो व्यक्ति की दलील सुनी। अब अभ्यर्थी की दलील जिसका चयन हो चुका है उसकी दलील क्या थी? तो उसके वकील की तरफ से पैराग्राफ 5, 6, 7, 8, 9 में क्या-क्या कहा जा रहा है? उसमें ये कहा जा रहा है कि रिट पिटिशनर हैज tried to mislead this honorable court that the respondent number 5 has claimed the experience from 10/1/2021। कह रहा है कि रिट पिटिशनर जो है जो केस किया हुआ है अभ्यर्थी है वो माननीय न्यायालय को बरगला रहा है या फिर मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। क्या भाई मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है कि रिस्पोंडेंट नंबर 5 हैज बीन टीचिंग इन द पीजी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल स्टडीज management department as guest faculty and therefore he is entitled for marks against the teaching experience 2011 onward not including the period under which respondent number 5 has completed the PhD course। ये स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि देखिए जो अभ्यर्थी को एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिला हुआ है एक्सपीरियंस का नंबर मिला हुआ है वो पीएचडी के दौरान का नहीं मिला हुआ है। ये कह रहे हैं कि ये तो पीएचडी के पहले का मिला हुआ है, पीएचडी के समय का थोड़ी ना मिला हुआ है। आगे देखिए ये क्या दलील दे रहे हैं कि देखिए ये क्या कर रहे हैं कि 5 हैज़ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ द 9.5 years out of the 3.5 years has been deducted from the PhD period and the total teaching experience of the award of mark 6 year। मतलब ये कह रहे हैं कि टोटल इनका एक्सपीरियंस कौन कह रहा है? ये अभ्यर्थी जिसके खिलाफ केस किया गया था उसके वकील साहब कह रहे हैं यानी वाईवी गिरी साहब कह रहे हैं कि देखिए साहब यहाँ पे अभ्यर्थी का टोटल एक्सपीरियंस 9.5 वर्षों का होता है और 3.5 वर्ष इसने पीएचडी के समय के बिताए तब भी 6 वर्ष बचता है ना तो 6 वर्ष के तो नंबर मिलेंगे ही 10 नंबर। 5 साल का 10 नंबर मिलता है और यहाँ पे तो 1 साल अधिक ही है तो इसको एक्सपीरियंस का नंबर क्यों नहीं मिलेगा? ये किसकी तरफ से दलीलें प्रस्तुत की जा रही हैं जिसके खिलाफ केस किया गया था। ठीक है? जो रिस्पोंडेंट नंबर 5 था। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि थ्रू लेटर नंबर इतना कमीशन इन्फॉर्म दैट द डायरेक्टर हायर एजुकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट दैट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बियरिंग रेफरेंस नंबर इतना। ठीक है? वेरीफाइड फ्रॉम द रजिस्ट्रार पटना यूनिवर्सिटी। मतलब जो एक्सपीरियंस का रेफरेंस नंबर है वो जो कि पटना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के द्वारा वेरीफाई किया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ रूरल स्टडी के द्वारा काउंटर साइन किया गया है। ये सब सही है। ये कौन बता रहा है? आयोग के जो अभ्यर्थी की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं कि मेरा तो सब कुछ सही है, मेरी कोई भी चूक नहीं है। ठीक है? इसके बाद यह सब होने के बाद अब यहाँ पे देखिए आगे किसका दलील है यहाँ पे द लर्नेड काउंसिल फॉर द कमीशन हैज सबमिटेड दैट द सिलेक्शन वाज मेड अकॉर्डेंस। ओके? आयोग के विद्वान वकील क्या प्रस्तुत कर रहे हैं कि चयन आवेदन पत्रों के साथ उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों दस्तावेजों के आधार पर विज्ञापन में निर्धारित चयन मापदंडों के अनुसार। ठीक है? मापदंडों के अनुसार अभ्यर्थी का चयन किया गया और चयन मापदंडों के अनुसार शीर्ष अंक अभ्यर्थी को प्रस्तुत प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के प्रदान किए गए थे जो किसी भी प्रकार की अनियमितता या फिर अवैधता इस तरह की नहीं पाई गई है।
ठीक है, ये आयोग की तरफ से, आयोग के विद्वान वकील की तरफ से ये कहा जा रहा है। ओके, अब देखिए आगे जब हम बढ़ते हैं इसमें, आगे जब इसमें बढ़ते हैं तो मज़ेदार किस्सा ये क्या आता है, बहुत ही रोचक है ये केस। थोड़ा लंबा खींच रहा है लेकिन बहुत रोचक है। इसमें देखिए आगे क्या है कि लर्नेड सिटिज़न काउंसिल हैज़ फर्दर आर्ग्यूड, मतलब अब किसकी तरफ से? अभ्यर्थी की तरफ से वकील जो हैं वो बहस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अवॉर्डिंग द मार्क्स बाय द सिलेक्शन अथॉरिटी partition of the domain expert accordingly this court should not be venture into the adjust of the correctness of the marks awarded to the petitioner as well the respondent number 5 commission which has been done through the domain expert, okay, in as much as the court does not have expertise into the merit of the मार्क्स अवॉर्डेड पिटिशनर। अब देखिए ये वकील की तरफ से दलील दी जा रही है, किसकी तरफ से? जिसके खिलाफ केस किया गया है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सब मैटर किसके अधीन होता है? ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट के अधीन होता है। वो डिसाइड करते हैं कि किसका नंबर दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। और इसके दलील में बहुत सारे, ये वाई.वी. गिरी साहब बहुत सारे यहाँ पे केस का जजमेंट प्रस्तुत करते हैं कि देखिए ये केस है, ये केस है, ये केस है, जिसमें कि माननीय न्यायालय सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं बन सकता और माननीय न्यायालय जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के अधीन वाला इश्यू है, उस चीज़ को छेड़खानी नहीं कर सकता है। ये इसके संबंध में बहुत सारी दलीलें प्रस्तुत करते हैं। ओके, इसके बाद माननीय न्यायालय की तरफ से क्या कहा जाता है कि आई हैव हर्ड लर्नेड काउंसिल अपियरिंग फॉर द कंटेस्टिंग पार्टीज एंड ऑल्सो परस्यूड द मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड, मतलब ये जज साहब कह रहे हैं कि हमने सभी पक्षों को सुना, सभी पार्टियों को सुना और ये सब अभी तक का रिकॉर्ड में रहा, जो कि ऊपर में आपको अभी तक मैंने सुनाया। मतलब अब सभी पक्षों को सुन लिया गया है। अब देखिए आगे क्या रोचक मुद्दा आता है। देखिए मैंने हॉट हॉट पॉइंट आपके लिए हाईलाइट कर रखा है। ये है अभ्यर्थी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये देखिए पटना यूनिवर्सिटी द्वारा इशू किया जाता है और इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में देखेंगे तो प्रोफेसर इंचार्ज और यहाँ पे रजिस्ट्रार के द्वारा सिग्नेचर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे जो बढ़ते हैं तो इसमें जज के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज टेकन दिस कोर्ट थ्रू वेरियस डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड सबमिटेड दैट द रिस्पोंडेंट नंबर 5 हैज डन पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली इन जुलाई 2014। क्षमा करिएगा, ये अभ्यर्थी के वकील की तरफ से कहा जा रहा है। कौन अभ्यर्थी? जिसने केस किया था। अब देखिए कितना रोचक मुद्दा है, कितना रोचक स्टोरी है। ये क्या कहा जा रहा है कि लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, मतलब पिटिशनर की तरफ से जो वकील है वो क्या कह रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 5 है उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया? जुलाई 2014 में। और इसको एक्सपीरियंस कब से मिल रहा है? 10/1/2011 से, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जब अभ्यर्थी जिसका चयन हुआ है जो कि एमए ही 2014 में करता है तो उसको एक्सपीरियंस आप 10/1/2011 से कैसे दे दिए? क्या आपने बीए के आधार पर नंबर दे दिया? क्या बीए के आधार पर एक्सपीरियंस दिया जा सकता है क्या? अभ्यर्थी 10/1/2011 से पा रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, मतलब जब बीए में इनरोल हुआ तभी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया क्या ये? किसको आपने 10/1/2011 से एक्सपीरियंस दे दिया? मतलब बीए के लड़के को पटना यूनिवर्सिटी द्वारा देखिए एक्सपीरियंस दिया गया है। ये कौन कह रहा है? ये वकील साहब कह रहे हैं, जो अभ्यर्थी की तरफ से वकील थे, जिन्होंने केस किया है, जिस अभ्यर्थी ने केस किया है। अब देखिए मतलब यहाँ पे क्या एक चीज़ प्रमाणित हो रहा है कि अभ्यर्थी को बीए के आधार पे एक्सपीरियंस दिया गया, जिसका चयन हुआ है। अब यह सब जब मुद्दा गरमाता है तो देखिए आगे अब क्या होता है, अब तो दलील उधर से भी रखी जाएगी, अभ्यर्थी के तरफ के वकील से। तो उधर की तरफ के वकील से क्या कहा जा रहा है कि यदि प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में जारी प्रमाण पत्र की शुद्धता की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाना है, तो उक्त समिति को उस प्रमाण पत्र की भी जांच करनी चाहिए जो रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किया गया है, क्योंकि यह प्रोफेसर प्रभारी ग्रामीण अध्ययन विभाग स्वर्गीय डॉक्टर गोविंद कुमार द्वारा प्रदान किया गया, जिन्हें जुलाई 2001 से 26 2021 तक का अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है, जबकि वह खुद 2003 के महीने में नियुक्त किया गया था। देखिए मुद्दा क्या है, अब अभ्यर्थी जो केस जिनके खिलाफ किया गया है उनके वकील साहब क्या कह रहे हैं कि जब हमारे सर्टिफिकेट की जांच करने के लिए इंक्वायरी बिठाने की बात कही जा रही है। देखिए हुआ क्या कि जब ये मसला उठा कि अभ्यर्थी तो बीए था तभी से इसको एक्सपीरियंस दे दिया गया पटना यूनिवर्सिटी द्वारा, तो माननीय न्यायालय के द्वारा जांच करने के लिए, इंक्वायरी बिठाने के लिए विश्वविद्यालय को आदेश दिया जाता है कि इसकी आप पूरी जांच करिए। तो वाई.वी. गिरी साहब द्वारा अब उसके खिलाफ अगेंस्ट किया जाता है, किसके खिलाफ? जिसने केस किया था कि साहब एक्सपीरियंस तो इनका भी गड़बड़ लग रहा है,
क्यों गड़बड़ लग रहा है? क्योंकि इनको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला हुआ है और जिस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे जिसका सिग्नेचर किया हुआ है, उनकी तो ज्वाइनिंग ही 2003 में हुई है और अभ्यर्थी को एक्सपीरियंस कब का मिला हुआ है? 2001 से मिला हुआ है। तो जिस एक्सपीरियंस पे 2001 में सिग्नेचर किया हुआ है, उसकी ज्वाइनिंग संबंधित जो दस्तावेज यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं, वो तो बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। क्योंकि जो सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर किया है, वो ज्वाइन करता है प्रोफेसर 2003 में और अभ्यर्थी को एक्सपीरियंस मिला 2001 में। तो साहब इंक्वायरी तो इन पर भी बिठाई जानी चाहिए। तो माननीय न्यायालय को लगता है कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं, फिर आप इंक्वायरी दोनों पर बिठाई जाए और इसके लिए लर्नेड काउंसिल से पूछा जाता है कि लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट he would have no objection if the university examine the teaching experience certificate of the petitioner as well. अब जो पिटिशनर जिन्होंने केस किया था उसके वकील साहब कहते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरे भी एक्सपीरियंस को जांच कर लीजिए, उनके भी एक्सपीरियंस को जांच करिए। ठीक है, आपने देखा दोनों में क्या क्या कमी पाई गई। एक का एक्सपीरियंस जो कि बीए में है तब का एक्सपीरियंस दिया गया और एक का एक्सपीरियंस जो सिग्नेचर किया गया है वो प्रोफेसर ही ज्वाइन करते हैं 2003 में। तो दो चीजें निकल के आई, मतलब जो केस किया था उसमें भी लूप होल निकल गया, जो केस जिसका चयन हुआ है उसमें भी लूप होल निकल गया। अब देखिए आगे का मैटर क्या निकल के आता है। Having considered the submission of the parties in view of the stand taken by the learned counsel of the petitioner, the court directed to the वाइस चांसलर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। अब देखिए कोर्ट डायरेक्शन दे रहा है वाइस चांसलर किसके, पटना यूनिवर्सिटी के वीसी को कह रहा है कि आप दोनों लोग के एक्सपीरियंस अब आप काउंट करें, किसका, रिस्पोंडेंट नंबर 5 का भी और पिटिशनर का भी, दोनों लोग का काउंट करिए, दोनों लोग में क्या चूक आती है। इसके बाद जब आगे जब यहाँ पे एक्सपीरियंस का एग्जामिन किया जाता है तब देखिए क्या निकल के आता है। बड़ा ही रोचक ये केस है, मैंने बोला था ना आपको, इसमें केस करने वाला भी आगे चल के फंस जाता है और जो जिसके खिलाफ केस किया गया वो तो फंसता ही फंसता है। ये देखिए डॉक्टर शशि गुप्ता का एक्सपीरियंस है, इन्होंने ही केस किया हुआ था। प्राइमा फेसी देखने पे इनका भी एक्सपीरियंस सब सही लग रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रार के द्वारा काउंटर साइन किया गया है, यहाँ प्रिंसिपल और डायरेक्टर के द्वारा यहाँ पे सिग्नेचर किया गया है, रजिस्ट्रार के द्वारा पटना यूनिवर्सिटी का सिग्नेचर किया गया है। सब कुछ ठीक लग रहा है। और देखिए एक्सपीरियंस कब का इशू किया गया, आप देख पा रहे हैं 2001 का इशू किया गया है। ओके, 2019 तक के लिए ये था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोनों कैंडिडेट का, जैसा कि आपने देखा। अब देखिए जब इंक्वायरी बिठाई जाती है तो इंक्वायरी के बाद से पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या कहा जाता है वो बड़ा रोचक मुद्दा है। इंक्वायरी के बाद से पटना यूनिवर्सिटी के वीसी क्या कहते हैं या फिर इंक्वायरी की जो कमेटी होती है वो क्या कहता है कि डॉक्टर राकेश रंजन अर्थात जिनका चयन हुआ है, डॉक्टर राकेश रंजन हैज सबमिटेड द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्म 10/1/2011 टू 24/7/2020, मतलब 10/1/2011 से 24 जुलाई 2020 तक का जो एक्सपीरियंस दिया गया है, देयर इज नो एविडेंस अवेलेबल फॉर एंगेजिंग क्लासेस बाय हिम 10/1/2011 टू 2014। मतलब कि राकेश रंजन का जिसको कि एक्सपीरियंस पटना यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है, खुद पटना यूनिवर्सिटी अपने इंक्वायरी में क्या पाता है कि 2011 से 2014 तक के बीच में ये कहीं भी टीचिंग में इंगेज नहीं पाए जाते हैं हमारे विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। और आगे ये क्या कह रहा है, हाउ एवर फ्रॉम जनवरी 2015 टू 24/7/2020 डॉक्टर राकेश रंजन हैज इंगेज द क्लासेस इन द रूरल स्टडी एंड ऑनोरियम वाज पेड टू हिम। मतलब आगे कह रहा है कि जनवरी 2015 से 2020 तक राकेश रंजन इंगेज पाए जाते हैं, इंगेज्ड होते हैं, किस चीज़ में, क्लास कराते हैं और इनको उसका वेतन भत्ता भी दिया जाता है। लेकिन आगे एक चीज़ और कह रहा है कि 2015 से दिसंबर 2018 वो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर भी यहीं पे होते हैं। ठीक है, कंप्लीटेड इट पीएचडी और वर्क इन दिसंबर 2018 ड्यूरिंग द पीएचडी वर्क ही कंटिन्यूड द इंगेज्ड क्लासेस। मतलब कह रहे हैं कि ये क्लास भी कराते हैं और इधर ये पीएचडी भी कर रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया क्या साबित होता है, प्रथम दृष्टया तो ये साबित होता है कि पहली बात तो इस अभ्यर्थी के एक्सपीरियंस कैसे दिया गया। जब ये अभ्यर्थी बीए में था तभी इसको एक्सपीरियंस आपने कैसे रिलीज किया। और उसको देखिए हास्यास्पद है कि आयोग ने उस एक्सपीरियंस को मान भी लिया है और उस एक्सपीरियंस के आधार पर इनका देखिए चयन भी हो गया। और देखिए दूसरा अभ्यर्थी जिसका मामला था उसका क्या कहानी है, उसकी इंक्वायरी में क्या निकल के आता जो केस किया है। उनका ये है कि द शशि गुप्ता हैज सबमिटेड द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम जुलाई 2001 टू 29/10/2020, यानी जुलाई 2001 से 29/10/2020 तक देर इज नो एविडेंस अवेलेबल फॉर इंगेजिंग द क्लास हर फ्रॉम 2001 टू 2007। मतलब इनका भी वही हाथ कहानी है,
2001 से 2007 तक का इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है या इंगेज थे। तो 2001 से 2007 तक का तो कायदे से देखा जाए तो इनका भी एक्सपीरियंस फर्जी है। लेकिन आगे क्या कर रहा है कि इन द ईयर 2001 सी वाज नॉट हैविंग मास्टर डिग्री व्हिच सी कंप्लीटेड इन 2003। ओके, मतलब ये कह रहे हैं कि 2001 ही वाज नॉट हैविंग मास्टर डिग्री, इनकी भी मास्टर डिग्री 2001 में नहीं थी। ओके, एंड सी इज कंप्लीटेड इन 2003, मतलब इनको भी जो एक्सपीरियंस मिला है, हास्यास्पद बात ये है कि इनको भी मास्टर डिग्री से पहले मिल गया है। इनकी भी पीजी जो है 2003 में कंप्लीट होती है। तो बताइए, पटना यूनिवर्सिटी बीए वालों को एक्सपीरियंस दे रखा है, और मानक संस्था है ना जी, बिहार की तो सबसे उच्च विश्वविद्यालय है पटना यूनिवर्सिटी, और वहां पे एक्सपीरियंस किसको दिया गया है? बीए वाले बच्चों को दिया गया है। आगे क्या कर रहा है कि हाउ एवर फ्रॉम 2007 टू 2020, 29/10/2020 डॉक्टर शशि गुप्ता हैज इंगेज द क्लासेस एट ऑनोरियम वाज पेड। आगे कह रहा है कि 2007 से 2020 तक इनको जो सैलरी दी जाती है वो पढ़ाते हैं इसके बाद से। मतलब 2007 से 2020 तक ये इंगेज रहते हैं और इनको क्लास पढ़ाने का मौका दिया जाता है, उसके एवज में इनको फीस भी पे की जाती है। तो आपने दोनों चीज का क्या देखा? दोनों को, दोनों में एक बड़ा बड़ा लूप होल्स आपने देखा। लेकिन एक अभ्यर्थी जिसने केस किया था उसके केस में यही रहता है कि इनकी पीएचडी उस दौरान की नहीं रहती जिस दौरान का एक्सपीरियंस रहता है। इस वजह से अगर देखा जाए तो इनके एक्सपीरियंस को अब किसी तरह जबरदस्ती माना जा रहा है। अब देखिए आगे जब इस ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं तो अब क्या कह रहे हैं, अब जज साहब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि कुलपति द्वारा प्रस्तुत दिनांक 21/8/2023 की रिपोर्ट के अवलोकन पर जहां तक प्रतिवादी संख्या 5 का संबंध है, यह पाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा 10/1/2011 से 2014 तक कक्षाएं लगाने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त का परिणाम परीक्षा प्रभाव यह होगा कि प्रतिवादी नंबर 5 के पास 10/1/2011 से 2014 की अवधि के लिए शिक्षण अनुभव है ही नहीं, और तदनुसार प्रतिवादी नंबर 5 को उपरोक्त अवधि के लिए विज्ञापन दिनांक 21/9/2020 के खंड 7.2 के तहत प्रदान किए गए चयन मापदंडों के अनुसार शिक्षण अनुभव शीर्षक के तहत कोई अंक नहीं दिया जा सकता। ये कौन कह रहा है? ये माननीय न्यायालय कह रहा है। माननीय न्यायालय इस चीज को कह रहा है कि अभ्यर्थी को किसी प्रकार का एक्सपीरियंस का नंबर नहीं दिया जा सकता। ओके, और आगे क्या कह रहा है कि यह भी पाया गया, हालांकि प्रतिवादी नंबर 5 ने ग्रामीण अध्ययन में कक्षाएं ली थीं और उसे मानदेय भी दिया गया था, लेकिन प्रतिवादी 5 जुलाई 2015 से लेकर के आगे आप देखेंगे ये दिसंबर 2018 तक तो पीएचडी कर रहा था। ऑल्सो ए पीएचडी स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी रूरल स्टडीज एंड कंप्लीटेड हिज पीएचडी वर्क। ठीक है, आगे कह रहा है कि क्लॉज 5.4 ऑफ द एडवर्टीजमेंट डेटेड 21/9/2020 provide that the time taken has been candidate acquire MPhil and PhD degree shall not be considered as teaching experience and research experience to be claimed for the appointment of teaching position। मतलब कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट का क्लॉज ये कहता है कि पीएचडी के दौरान बिताए गए समय को तो काउंट किया ही नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में उसके एक्सपीरियंस को यहाँ पे हटा दिया जाता है, उसे नहीं माना जाता है। ओके, अब देखिए एक रोचक, मतलब एक व्यक्ति जिसका चयन हुआ है अब वहां पे उसका एक्सपीरियंस नंबर हटा दिया गया। और आगे क्या कर रहा है कि इन सो फार एज द पिटिशनर इज कंसर्न्ड इट हैज बीन फाउंड द रिपोर्ट द वाइस चांसलर दैट पिटिशनर हैज सबमिटेड द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम जुलाई 1 2000 जुलाई 1 2001 जुलाई से लेकर 2020 तक देर इज नो एविडेंस अवेलेबल इंगेजिंग द क्लास हिम फ्रॉम 2001 से 2007। मतलब जिन्होंने केस किया अब उनके संबंध में कोर्ट द्वारा टिप्पणी की जा रही है कि जिन्होंने पिटिशनर की तरफ से भी 2001 से 2007 तक का कोई साक्ष्य नहीं है। इट हैज हाउ एवर हैज बीन फाउंड फ्रॉम 2007 to 2020 the petitioner engaged the classes as honorarium was paid to her। मतलब 2007 से लेकर के 2020 तक इनको पढ़ाने के एवज में वहाँ पे पे सैलरी दिया जाता रहा है एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में। इस वजह से इनको एक्सपीरियंस का नंबर दिया जाना चाहिए। ओके, और इस आधार पे देखिए फाइनली ऑर्डर ये आता है कि अंडर द circumstances since the marks under the heading teaching experience was awarded on the basis of accurate teaching experience certificate submitted by the respondent number 5 as well as petitioner। मतलब दोनों के द्वारा गलत पाया गया था, किसके द्वारा? रिस्पोंडेंट नंबर 5 और जिन्होंने केस किया था उनके द्वारा। ठीक है, बट
आखिरकार में क्या करें कि आई एम द कंसिडर्ड व्यू दैट एंड ऑफ द जस्टिस वुड बी मेड, मतलब आखिर में हम न्याय करेंगे। ओके, न्याय होगा। और न्याय यही होता है आखिर में कि रिस्पोंडेंट नंबर जो 5 है उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत माना जाता है, और जिनका चयन नहीं हो पा जाता है उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को सही माना जाता है, और उसी के आधार पे माननीय न्यायालय द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि आप इसमें संशोधन करके इसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट तैयार करिए। किसमें? रूरल स्टडीज में। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि रूरल स्टडीज शैल बी सब्जेक्ट टू द फ्रेश रिजल्ट दैट मे बी पब्लिश्ड बाय द कमीशन एज डायरेक्टेड एबव। ओके, मतलब रूरल स्टडीज में फिर से आपको एबव इस आधार पे रिजल्ट प्रकाशित करना है। तो ये है टोटल कहानी। देखिए ये है पूरा हादसा। अब देखिए इसका की पॉइंट क्या निकल के आता है, इसका मुख्य सार क्या निकल के आता है। यह तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आयोग पे खड़ा कर रहा है। प्रश्न चिन्ह ये खड़ा कर रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी जो कि मानद संस्था है। अच्छा एक चीज और देखिए, यह एक्सपीरियंस जब दिया जा रहा था उस समय तत्कालिक वीसी कौन थे? तत्कालिक वीसी जो अभी आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वही उस समय के तत्कालिक वाइस चांसलर थे पटना यूनिवर्सिटी के। और एक्सपीरियंस कैसा दिया गया? एक्सपीरियंस उन्हें जिसे दिया गया कैंडिडेट को, उस कैंडिडेट का बताइए ना, बीए के आधार पे दोनों के दोनों कैंडिडेट का एक्सपीरियंस रिलीज हुआ है। कायदे से तो सच कहिए तो दोनों के ही एक्सपीरियंस को काट दिया जाना चाहिए, लेकिन माननीय न्यायालय यहाँ पे एक न्याय दिखाते हुए, जस्टिस दिखाते हुए यहाँ पे एक को एक्सपीरियंस का बेनिफिट देता है, क्योंकि वास्तव में उसकी जो एक्सपीरियंस है पीएचडी के दौरान की नहीं पाई जाती है। ओके, इस वजह से उसको एक्सपीरियंस का बेनिफिट वहाँ पे दे दिया जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर इस तरह से यहाँ पे एक्सपीरियंस का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है तो अन्य विषयों में न जाने क्या क्या हो रहा होगा, उसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। अन्य विश्वविद्यालयों में क्या क्या हो रहा होगा किसी को नहीं पता है, बस सब हवा में चल रहा है। मैंने शुरू में ये चीज़ कहा था कि अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप मांग रहे हैं तो क्यों ना उसका आप सैलरी स्लिप मांग लें, क्यों नहीं उसकी ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब बजाबते मांग लें कि उसकी ज्वाइनिंग हुई है तो किस आधार पे हुई है। ये सब चीज़ आयोग को मांगना चाहिए था, लेकिन ये सब चीज़ कुछ नहीं देखा जा रहा है। और अगर नहीं देखा जा रहा है तो बताइए इतनी बड़ी अनियमितता कैसे ना हो। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ यह अनियमितता हर विषय में हो रही होगी, हर विषय में हो रही होगी। यहाँ पे अगर शशि गुप्ता केस नहीं करने जाते हैं तो क्या पता चलता राकेश रंजन को जो एक्सपीरियंस मिला हुआ है वो बीए का मिला हुआ है, और स्वयं शशि गुप्ता जी को भी जो मिला हुआ है वो भी बीए का मिला हुआ है। क्या ही पता चलता। तो सोचिए, जब पटना यूनिवर्सिटी द्वारा बीए के बच्चों को एक्सपीरियंस दिया जा रहा है तब तो एक पूरे एक्सपीरियंस पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ये केस नहीं करते तब तो एक्सपीरियंस का कुछ पता ही नहीं चलता। और आयोग क्या एग्जामिन कर रहा है, आयोग के सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्या एग्जामिन कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये है कि आयोग के सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्या देख रहे हैं। वो टाइम ड्यूरेशन वो नहीं देख रहे हैं क्या कि बीए कब किया और एमए कब किया और टीचिंग एक्सपीरियंस कब से कब का है। आप कह तो रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्या एग्जामिन कर रहे हैं? वो बीए और एमए के ड्यूरेशन को नहीं देख रहे हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस मिलान नहीं कर रहे हैं क्रॉस चेक। और अगर मिलान नहीं कर रहे हैं तब तो ये वास्तव में जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनके संग तो आप एक तरह से बहुत ही बड़ा हत्याकांड हम कहेंगे। उनकी हत्या आप कर रहे हैं इतने बड़े पद के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस नंबर एक बहुत मायने रखता है, 10 नंबर एक बहुत महत्वपूर्ण अंक है। खैर, आप इसका निर्णय करिएगा, आप स्वयं समझ रहे होंगे कि कितने बड़े स्तर पे यहाँ पे घपला किया जा रहा है। और अभी केमिस्ट्री विषय की ही अगर हम बात करें, केमिस्ट्री विषय में अब इंटरव्यू के लिए लिस्ट जारी की गई है, उसमें जनरल कैटेगरी का कटअप जाता है 83। साइंस विषय में हिंदी जो कि एक पारंपरिक विषय है जिसमें कि अमूमन सभी विषय अभ्यर्थी हिंदी लेकर के पढ़ते हैं, और उसमें कटअप कितना जाता है 76 या 78 या समथिंग, इतना ही या थोड़ा एक दो अंक अधिक गया है। लेकिन हिंदी में इतना कम कटअप जाता है, लेकिन आपके साइंस केमिस्ट्री में कितना कटअप आपने दिखा है? 83। 83 कैसे बढ़ा है? एक्सपीरियंस के ही आधार पे तो बढ़ा है। ये एक्सपीरियंस सत्य है, इसकी क्या प्रामाणिकता है? तो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस एक तरह से देखा जाए तो झोल है, एक बहुत बड़ा झोल है। और वास्तव में यहाँ पे तो जेन्युइन जो कैंडिडेट है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट के कॉल्स आते हैं जो कि ऑस्ट्रिया से हैं, वियना से हैं, यूएस से हैं, ब्रिटेन से हैं, रसिया से हैं। ये लोग पोस्ट डॉक्टोरल वहाँ पे कर रहे हैं, और वहाँ पे किसी प्रकार के रजिस्ट्रार जैसे पद नहीं होते हैं। और उन लोगों के एक्सपीरियंस को आप मानते नहीं, क्यों? क्योंकि कहते हैं नहीं 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 नहीं, आपके यहाँ तो रजिस्ट्रार है ही नहीं तो हम कैसे मानेंगे। सोचिए, जो मानद मानद संस्थाओं से पोस्ट डॉक्टोरल कर रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, वहाँ के आप एक्सपीरियंस को नहीं मान रहे हैं, merely on the basis of not countersigned by the registrar, because registrar is not appear in the foreign universities. There is another head, there is an institution head and something else.
but you are denied because there is no any registrar post. But you are accepted those candidates who have completed just only graduation. Is this the ethical way? क्या ये न्याय संगत है? स्वयं विचार करिए। आप सब भी विचार करिए और ये आयोग को भी विचार करना चाहिए कि जिन अभ्यर्थियों के संग अन्याय किया जा रहा है उनका क्या आप कर रहे हैं। तो आपने देखा कितने बड़े स्तर पे दुर्दशा की जा रही है। चलिए, आप चैनल पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपको अन्य भी चीज़ें जो स्पष्ट रूप से नज़र आएँगी, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल आपको प्रमुखता से सब चीज़ें दिखाते रहेगा। चैनल पे आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें और मोटिवेशन लेवल मेरा इससे बना रहता है और इसे सर्कुलेट करें ताकि लोगों में जागरूकता है कि क्या-क्या किया जा रहा है और किस-किस लेवल पे किया जा रहा है। चलिए, आप आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।